हेलो बच्चों, संयम जीएस में आपका स्वागत है। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। विजयनगर साम्राज्य का विस्तृत और परीक्षा केंद्रित विश्लेषण। जी बिल्कुल। और आज हम केवल राजाओं के नाम या युद्धों का इतिहास नहीं पढ़ रहे हैं। हाँ, क्योंकि प्रतियोगी परीक्षाओं में अब सीधे सवाल कम आते हैं। एकदम सही। तो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से शुरुआत करते हैं। इस साम्राज्य को समझने के लिए हमें 14वीं शताब्दी की शुरुआत में जाना होगा। हाँ, जब दिल्ली सल्तनत पर मोहम्मद बिन तुगलक का शासन था। बिल्कुल। और उसकी क्रूर नीतियों के कारण दक्षिण भारत में लगातार विद्रोह शुरू हो गए थे। इसी क्रम में 1327 ईस्वी में तुगलक ने दक्षिण के काम्पीली राज्य पर आक्रमण किया था। और यहीं से हरिहर और बुक्का को बंदी बनाकर दिल्ली लाया गया था। फिर उन पर दबाव डालकर उन्हें इस्लाम धर्म स्वीकार करवाया गया। लेकिन देखिए, यहाँ एक बड़ा वैचारिक प्रश्न उठता है। अगर तुगलक ने उन्हें बंदी बना ही लिया था, तो फिर उन्हें वापस दक्षिण क्यों भेजा गया? ये मोहम्मद बिन तुगलक की एक सोची समझी कूटनीतिक चाल थी। अच्छा। देखिए, तुगलक समझ गया था कि दिल्ली में बैठकर इतनी दूर के विद्रोहों को नियंत्रित करना भौगोलिक रूप से असंभव है। तो उसने सोचा कि चूंकि हरिहर और बुक्का वहीं के स्थानीय निवासी हैं, तो वे बेहतर नियंत्रण कर पाएंगे। बिल्कुल, वे वहां की राजनीति को समझते थे। इसलिए दिल्ली सल्तनत के प्रतिनिधि के रूप में उन्हें सेनापति बनाकर वापस दक्षिण भेज दिया गया। लेकिन दक्षिण पहुंचकर तो पूरा घटनाक्रम ही बदल गया। जी, यहीं पर विजयनगर साम्राज्य की स्थापना का आधार तैयार होता है। हरिहर और बुक्का अपने पुराने गुरु विद्यारण्य और वेदों के प्रसिद्ध भाष्यकार सायण के प्रभाव में आए। मतलब ये सिर्फ एक भेंट नहीं, बल्कि एक बड़ा राजनीतिक कदम था। गुरु विद्यारण्य के मार्गदर्शन में उन्होंने पुनः हिंदू धर्म अपना लिया। और इसी एक निर्णय ने उन्हें स्थानीय जनता का व्यापक समर्थन दिला दिया। तो इसी समर्थन के साथ 1336 ईस्वी में 5 भाइयों में सबसे बड़े हरिहर और बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की। जी, शुरुआती राजधानी अनेगोंडी थी, लेकिन बाद में सुरक्षा को देखते हुए इसे तुंगभद्रा नदी के दक्षिणी तट पर स्थानांतरित कर दिया गया, जिसे आज हम हम्पी कहते हैं। और तुंगभद्रा नदी ने एक प्राकृतिक सुरक्षा प्राचीर का काम भी किया। बिल्कुल। और विजयनगर का शाब्दिक अर्थ ही होता है जीत का शहर, यानी सिटी ऑफ विक्ट्री। तो एक बार जब ये शहर स्थापित हो गया, तो इसका विस्तार कैसे हुआ? मेरा मतलब है, किन राजवंशों ने यहाँ राज किया? देखिए, विजयनगर पर कुल 4 राजवंशों ने शासन किया। और एग्जाम के दृष्टिकोण से इनका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर याद रखना बेहद जरूरी है। इसके लिए हमारी एक बहुत ही सटीक ट्रिक है। जी, SSTA यानी सस्ता, राइट? बिल्कुल। पहले एस से संगम वंश, दूसरे एस से सालू वंश, टी से तुलु वंश और ए से अराविडू वंश। ये ट्रिक वाकई बहुत उपयोगी है। तो सबसे पहले बात करते हैं संगम वंश की, जिसने 1336 से 1485 ईस्वी तक शासन किया। हरिहर और बुक्का ने अपने पिता के नाम पर इस वंश का नाम रखा था। हाँ, और इसके प्रथम शासक हरिहर प्रथम ने होयसल और कदम राज्यों को जीतकर साम्राज्य का विस्तार किया। हालांकि उसने कोई बड़ी उपाधि नहीं ली। फिर सत्ता उनके भाई बुक्का प्रथम के हाथ में आई। उन्होंने वेद मार्ग प्रतिष्ठापक की उपाधि धारण की थी, जो कि एक बहुत स्पष्ट वैचारिक पहचान देने का प्रयास था। इन्हीं के समय में इनके पुत्र कुमार कंपन ने मदुरई को जीता था। और यहीं पर एक बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है जो बार बार परीक्षाओं में आता है। कुमार कंपन की पत्नी गंगा देवी ने इस जीत पर संस्कृत में मधुरा विजयम नामक ग्रंथ लिखा था। बिल्कुल सही। बुक्का प्रथम कूटनीति में भी आगे थे। उन्होंने चीन में अपना एक दूत मंडल भेजा था। बुक्का प्रथम के बाद आए हरिहर द्वितीय। ये विजयनगर के पहले शासक थे जिन्होंने महाराजा धीराज की बड़ी उपाधि धारण की थी। और उनकी सैन्य उपलब्धियां भी व्यापक थीं। उन्होंने बहमनी राज्य से बेलगाम और गोवा जैसे क्षेत्र छीन लिए। और उनकी नौसैनिक शक्ति का प्रमाण यह है कि उन्होंने श्रीलंका से भी कर वसूला था। जी, इसके बाद देवराय प्रथम का शासनकाल आता है, जो मुख्य रूप से सिंचाई व्यवस्था के लिए जाना जाता है। हाँ, उन्होंने तुंगभद्रा नदी और हरिद्रा नदी पर विशाल बांध बनवाए थे। लेकिन उन्हें बहमनी सुल्तान फिरोज शाह के भयंकर आक्रमण का भी सामना करना पड़ा था, जिसे इतिहास में सोनार की बेटी का युद्ध कहा जाता है। देवराय प्रथम के दरबार में 1420 में एक प्रसिद्ध इतालवी यात्री भी आया था। राइट। जी, निकोलो कोंटी। और उनके दरबार में प्रसिद्ध तेलुगु कवि श्रीनाथ भी थे, जिन्होंने हरविलास की रचना की थी। इसके बाद संगम वंश के महानतम शासक देवराय द्वितीय सत्ता में आए। उनकी उपाधियां बहुत पूछी जाती हैं, जैसे गजबेटकर यानी हाथियों का शिकारी। और इम्माड़ी देवराय भी।
देवराय द्वितीय ने एक बहुत ही चौंकाने वाला बदलाव किया था। उन्होंने अपनी सेना में मुसलमानों की भारी भर्ती की और उन्हें जागीरें दी। एक हिंदू साम्राज्य में ऐसा करने के पीछे उनकी रणनीतिक सोच क्या थी? देखिए, देवराय द्वितीय समझ चुके थे कि बहमनी साम्राज्य की असली ताकत उनकी तेज घुड़सवार सेना और तीरंदाजी है। तो अपनी सेना को उनके समकक्ष बनाने के लिए उन्होंने कुशल मुस्लिम तीरंदाजों को शामिल किया। बिल्कुल। इन्हीं के समय फारस का राजदूत अब्दुल रज़्ज़ाक विजयनगर आया था, जिसने वहां की पुलिस व्यवस्था की बहुत तारीफ की है। और स्वयं देवराय द्वितीय भी एक महान विद्वान थे। उन्होंने संस्कृत में महानाटक सुधानिधि और ब्रह्मसूत्र पर भाष्य लिखा था। लेकिन संगम वंश का अंत हिंसक तरीके से हुआ। अंतिम शासक विरूपाक्ष द्वितीय की हत्या सालुव नरसिंह ने कर दी, जिसे विजयनगर के इतिहास में प्रथम बलापहार या फर्स्ट यूसर्पेशन कहा जाता है। जी। और इसी के साथ सालुव वंश की स्थापना हुई, जो 1485 से 1505 ईस्वी तक रहा। लेकिन ये वंश ज्यादा नहीं चला, क्योंकि सालुव नरसिंह के सेनापति नरसा नायक ने शक्ति अपने हाथ में ले ली। हाँ, और बाद में नरसा नायक के पुत्र वीर नरसिंह ने सालुव वंश के अंतिम शासक की हत्या कर दी। और यह द्वितीय बलापहार था, जिसने तुलु वंश को जन्म दिया। इसका कार्यकाल 1505 से 1570 ईस्वी तक रहा। और इसी वंश में विजयनगर का वास्तविक स्वर्ण युग आया, कृष्ण देवराय के शासनकाल में, जिनका काल 1509 से 1529 ईस्वी तक रहा। खुद मुगल सम्राट बाबर ने बाबरनामा में उन्हें भारत का सबसे शक्तिशाली शासक बताया है। कृष्ण देवराय की उपाधियां हर प्रतियोगी परीक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। जैसे अभिनव भोज और आंध्र भोज। जी, इसके साथ ही आंध्र पितामह और यवनराज स्थापनाचार्य भी। उनके सैन्य अभियान भी अपराजय थे। उन्होंने ओडिशा के प्रतापरुद्र गजपति को 5 बार हराया और अंततः उसकी पुत्री पद्मावती से विवाह किया। और 1520 में बीजापुर के आदिल शाह को हराकर रायचूर दोआब पर कब्जा कर लिया, जो हमेशा विवाद का केंद्र रहता था। कृष्णदेवराय की विदेशी कूटनीति भी कमाल की थी। पुर्तगाली गवर्नर अल्बुकर्क ने अपना दूत फादर लुइस उनके दरबार में भेजा था। और उन्होंने पुर्तगालियों के साथ अरबी घोड़ों की खरीद का एकाधिकार यानी मोनोपोली समझौता कर लिया, जिससे दुश्मनों को घोड़ों की आपूर्ति कट गई। साहित्य में तो उनके काल को तेलुगु साहित्य का क्लासिक युग कहा जाता है। उनके दरबार में अष्टदिग्गज रहते थे। हाँ, ये तेलुगु साहित्य के 8 सर्वश्रेष्ठ कवि थे। इनमें सबसे प्रमुख थे अल्लासानी पेद्दना, जिन्हें तेलुगु कविता का पितामह कहा जाता है। उनकी रचना थी मनुचरितम। जी। दूसरे थे नंदितिम्मन, जिनकी रचना पारिजात पहिणम है। और तीसरे थे तेनाली रामकृष्ण, जिनकी प्रसिद्ध रचना पांडुरंग महात्म्य है। कृष्णदेवराय स्वयं भी बहुत उच्च कोटि के लेखक थे। उन्होंने तेलुगु में अमुक्तमाल्यद नामक ग्रंथ लिखा, जो राजनीति और प्रशासन पर है। और संस्कृत में जाम्बवती कल्याणम और उषा परिणय की रचना की। उन्होंने निर्माण कार्य भी बहुत करवाए। माता नागला देवी की याद में नागलापुरम बसाया और हम्पी में हजारा राम और विठल स्वामी मंदिर बनवाया। इन्हीं के समय पुर्तगाली यात्री डोमिंगो पायस और डुआर्टे बारबोसा आए थे। उनके बाद अच्युत देवराय गद्दी पर बैठे और उनके समय पुर्तगाली यात्री फर्नाओ नूनीज आया। और फिर आए सदाशिव राय, जो केवल नाम मात्र के शासक थे। असली सत्ता मंत्री राम राय के हाथों में थी, जिसने दक्कन के सुल्तानों के बीच फूट डालो और राज करो की खतरनाक नीति अपनाई, जो अंततः साम्राज्य के पतन का कारण बनी। यही मेरा सवाल था। इतनी विशाल सेना और समृद्ध विरासत होने के बावजूद पतन इतनी तेजी से कैसे हुआ? क्योंकि मुस्लिम सुल्तानों को राम राय की चाल समझ आ गई। उन्होंने अपने आपसी मतभेद भुलाकर एक महासंघ बना लिया। और 23 जनवरी 1565 को वो विनाशकारी युद्ध हुआ, जिसे तालीकोटा या राक्षस तंगड़ी का युद्ध कहते हैं। जी। इस संघ में बीजापुर, अहमदानगर, गोलकुंडा और बीदर शामिल थे। बिल्कुल सही। इस संघ में बरार शामिल नहीं था, क्योंकि गोलकुंडा के साथ उसकी पुरानी दुश्मनी थी। बिल्कुल सही। इस संघ का नेतृत्व अली आदिल शाह और हुसैन निजाम शाह ने किया। राम राय मारा गया और हम्पी का पूर्ण विनाश हो गया। इसके बाद अराविडु वंश आया, जो 1570 से 1646 ईस्वी तक चला। राम राय के भाई तिरुमल ने सदाशिव राय की हत्या कर दी और राजधानी को पेनोकोंडा और बाद में चंद्रगिरी ले जाना पड़ा। इसी वंश के वेंकट द्वितीय के समय 1612 में वाडियार ने मैसूर राज्य की स्थापना की थी और अंतिम शासक श्रीरंग तृतीय था। तो राजनीतिक सत्ताएं तो आती जाती रहीं, लेकिन हमें उस प्रशासनिक ढांचे को समझना होगा जहां से यूपीएससी सबसे ज्यादा सवाल पूछता है। तो प्रशासन के पदानुक्रम को डिकोड करते हैं। राजा को राय कहा जाता था और युवराज के राज्याभिषेक को युवराज पट्टाभिषेकम।
और मंत्री परिषद के प्रमुख को प्रधानी या महाप्रधानी कहते थे। प्रांत को मंडलम कहते थे, जिला को नाडु या कोट्टम और उपजिला को स्थल या मेलाग्राम, जो 50 गांवों का समूह होता था। सबसे छोटी इकाई ग्राम या उर थी। ये पदानुक्रम तो है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण प्रणालियां थीं नायंकर व्यवस्था और आयगार व्यवस्था। नायंकर व्यवस्था काफी हद तक इक्ता प्रथा के समान थी, राइट? जी बिल्कुल। इसमें नकद वेतन के बदले सेना नायकों को भूमि दी जाती थी, जिसे अमरम कहा जाता था। और इन सेनापतियों को अमर नायक कहते थे, जिनका काम सेना देना और कर वसूलना था। और ग्राम स्तर पर आयगार व्यवस्था थी, जो स्वतंत्र इकाई थी। 12 व्यक्तियों का एक समूह आयगार कहलाता था। इन्हें नकद वेतन की जगह लगान मुक्त भूमि मिलती थी, जिसे मान्या कहा जाता था, और लेखा जोखा रखने वाले को कर्णिकम कहते थे। विभागों में अठवण, जो भूराजस्व विभाग था, और कंदाचार, जो सैन्य विभाग था, वो बहुत प्रमुख थे। सैन्य प्रमुख को दंडनायक कहते थे। प्रशासन बहुत मजबूत था, लेकिन अर्थव्यवस्था कैसी थी? भूराजस्व, जिसे शिष्ट कहा जाता था, वह उपज का 1/6 भाग होता था, और बंजर भूमि को कृषि योग्य बनाने पर कर छूट मिलती थी, जिसे तशवंत कहते थे। मुद्रा की बात करें तो सोने का सिक्का पगोड़ा, वराह या पुन्ना कहलाता था। चांदी का सिक्का तार और तांबे का जीतल था। और अब्दुल रज्जाक के अनुसार विजयनगर में 300 से अधिक बंदरगाह थे। समाज का विश्लेषण करें तो महिलाओं की स्थिति सम्मानजनक थी। नूनीस के अनुसार महिलाएं मल्लयुद्ध, ज्योतिष, अंगरक्षिका और अकाउंटेंट का काम करती थीं। लेकिन सती प्रथा भी बड़े पैमाने पर थी, जिसे सहगमन या महाप्रस्थान कहा जाता था। वेश्यावृत्ति को भी मान्यता थी और उससे प्राप्त कर से पुलिस को वेतन दिया जाता था। दास प्रथा भी थी, जिसमें मनुष्यों के क्रय विक्रय को वैश्वघा कहा जाता था। विवाह कर वर और वधू दोनों से लिया जाता था, लेकिन विधवा विवाह पर छूट थी, जिसे बाद में कृष्णदेवराय ने समाप्त कर दिया था। वास्तुकला को प्रोविंशियल द्रविडियन स्टाइल कहा जाता है। इसमें कल्याण मंडप बनाए जाते थे, जो यूपीएससी का फेवरेट है। जी, और देवी के लिए अलग अम्मन मंदिर बनता था। खंभों पर छलांग लगाते घोड़े, जिन्हें याली या हिपोग्रिफ्स कहते हैं, उनकी मूर्तियां आम थीं। विदेशी यात्रियों का कालक्रम याद रखने की हमारी मास्टर ट्रिक है। इब्न ने निकोलो को अब्दुल के पास नून लाने भेजा। इसे जल्दी से मिला लेते हैं। इब्न बतूता हरिहर प्रथम के समय आया। निकोलो कॉन्टी देवराय प्रथम के समय। अब्दुल रज्जाक देवराय द्वितीय के समय आया। और डोमिंगो पायस और डुआटे बारबोसा कृष्णदेव राय के समय। बारबोसा ने सती प्रथा का बहुत वर्णन किया है। नून से फरनाउ नूनीज अच्युत देवराय के समय आया। और अंत में सीजर फ्रेडरिक, जो तालीकोटा युद्ध के बाद सदाशिव राय के समय आया और हम्पी के खंडहरों का वर्णन किया। बिल्कुल। अब अंत ने छात्रों के लिए एक विश्लेषणात्मक बिंदु। जिस नायंकर व्यवस्था ने साम्राज्य को एक सैन्य ताकत बनाया, क्या उसी विकेंद्रीकरण ने तालीकोटा के युद्ध के बाद साम्राज्य को दोबारा उठने का मौका नहीं दिया? यह मुख्य परीक्षा के दृष्टिकोण से सोचने वाला विषय है। जाए खुद को स्वतंत्र करना बेहतर समझा। बच्चों, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।